आप सबका एक बार पुनः द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन बहुत गजब की क्लास लेने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहा है, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे रीड की तैयारी कर रहा है, चाहे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है ना। आज की क्लास है ज्वार भाटा। अपन ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं कंटिन्यू पिछले दिनों से ही। महासागर के ऊंचाई रिलीफ पढ़े अपन ने सबसे पहले, फिर महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता, ये सारी चीजें पढ़ ली है अपन ने। प्ले लिस्ट में जाके आप क्लासें देख सकते हो, उसकी पढ़ी है ना। तो आज उसी की कड़ी में, ओशनोग्राफी के कड़ी में आज अपन पढ़ेंगे ज्वार भाटा। और अब अपनी ओशनोग्राफी में एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो है महासागरीय धाराएं। ठीक है, आज के बाद में महासागरीय धाराएं, उसके साथ में कुछ महासागरों के रिलीफ है उनको देखेंगे। बाकी रहे वो अलग महासागर वाइज और महासागरीय धाराएं। और फिर इस टॉपिक के बाद आपकी जो है वो एमसीक्यू क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज लास्ट तक क्लास के साथ में जुड़ के रहिएगा। बहुत शानदार क्लास है और पहले की क्लासों में आपने खूब सारा सपोर्ट किया, वैसे वैसे आज की क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है तो। विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से मैं आपको आज दो बात वापस बता रहा हूँ। पिछले कई दिनों से जो एक नेगेटिव माहौल था वो लैब असिस्टेंट वालों के लिए वापस अब पॉजिटिव माहौल बन रहा है। आलोक राज जी ने खुद ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं लैब असिस्टेंट में भूगोल के पद भी आए। ठीक है, तो ये लैब असिस्टेंट भूगोल की जो तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल वो बच्चे डेप्थ में क्या वो नर्वस होके बैठ गए थे, अब तो आएगी ही नहीं वैकेंसी, क्या करे। तो उनको मैं बता दूं, पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, तैयारी को अनवरत रखे, कंटिन्यू रखे, है ना, कंटिन्यू जारी रखे, क्योंकि किसी भी टाइम आ सकती है। ये हो सकता है पद थोड़े बहुत कम आ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहें। ठीक है, आज की क्लास है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा वैसे है क्या? ज्वार भाटा की अगर सामान्य परिभाषा की बात करें तो आपने देखा होगा समुद्र में जो जल है वो जल अपने नियत तल से ऊपर उठता है और नियत तल से नीचे भी जाता है। तो समुद्र के जल का नियत तल से ऊपर उठना और वापस उस नियत तल से नीचे जाना, ये जो जल की ऊर्ध्वाधर गति है, इस जल की ऊर्ध्वाधर गति को ज्वार भाटा कहते हैं। जल की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं, पहली बात। अब ज्वार भाटा किन कारणों से आता है? तो इनके पीछे दो बल काम करते हैं। एक तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जिन्हें अपन ज्वारीय बल कह सकते हैं। दूसरा जो बल है वो बल है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से भी पृथ्वी पर किसी भी भाग पर ज्वार आता है। ठीक है, तो वापस एक बार, ज्वार भाटा क्या है? पृथ्वी पर जो महासागरीय जल है उस जल का नियत तल से ऊपर उठना और वापस गिरना। ये जो ऊर्ध्वाधर गति है, ये आप कह सकते हो लंबवत गति है। ऐसी गति है लंबवत गति। इस गति को ज्वार भाटा कहते हैं। इनके पीछे बहुत सारे कारक है, फिर कारकों के साथ अपन पढ़ेंगे इनके प्रकार, कारकों के साथ ही पढ़ेंगे इनके प्रकार। तो आराम से साथ में जुड़िएगा, एक एक पॉइंट वाइज। पहले जो ये फैक्ट है इनकी परिभाषा से संबंधी उनको देखते हैं, फिर इस चित्र में अपन समझेंगे आराम से कि कैसे ज्वार आता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में दो बार या एक बार भी आ सकता है समुद्र तल का नियत कालिक ऊपर उठना या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये यहां तक बात आप क्लियर करें। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण बल के कारण दो बार या एक बार समुद्र तल का नियत कालिक ऊपर उठना या गिरना को ज्वार भाटा कहते हैं, पहली बार। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। समुद्री जल स्तर है वो अपने नियत तल से ऊपर उठता है तो ज्वार, और नीचे उतरता है तो भाटा। जैसे मान लो ये सागरीय जल है, कोई भी मान लो ये सागरीय जल है, ये इसका तल है, इस तल से किन्हीं भी कारणों से जल ऊपर उठ रहा है, यानी अर्थात यहां तक आ गया है। तो ये जो पहले तो ये था जीरो लेवल, ये था इसका जल का,
अब जल ऊपर उठ के यहाँ तक आया तो ये उच्च लेवल हुआ, है ना। उच्च लेवल को ये जल ऊपर उठा, इसे बोला जाएगा ज्वार। और वापस अपने नियत तल पर गया, क्या इससे नीचे गया तो ये क्या कहलाएगा, भाटा। जल का अपने नियत तल से ऊपर उठना ज्वार और वापस नीचे गिरना भाटा। यही दो लाइनों में अभी तक परिभाषा आई है, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है, पहली बात। दूसरी बात, ज्वार भाटा का समय प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन, गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा का तथा पृथ्वी का केंद्रीय बल दोनों मिलकर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होते हैं, अब अपन इस चित्र में समझते हैं। देखो, जब सूर्य, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये जल है, मान लो इधर चंद्रमा है, चंद्रमा के सामने वाले भाग में चंद्रमा क्या करता है, जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा अपने सामने वाले भाग पर जो भी पृथ्वी का जल है वो अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उस जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जल तल पहले मान लो यहाँ था, यहाँ पे मान लो, अब ये यहाँ से यहाँ तक चला गया तो ये जल अप हुआ, इसे क्या बोला, ज्वार। इसे बोला जाता है ज्वारीय उभार, इसे क्या बोला जाता है, ज्वारीय उभार। अब एक ज्वार तो ये हो गया इस सिस्टम से, सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। ज्वाल, ये कलर दिख नहीं रहा ना, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। इस बल के कारण यहाँ पे ये जो जल है वो नियत तल से ऊपर उठा, इसे बोल दिया ज्वारीय उभार। एक उभार ठीक इसके विपरीत भाग में आएगा, जिस समय चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के किसी भाग पे आकर्षण बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से जल को ऊपर उठाते हैं, उस समय एक ज्वार इधर आया, ठीक इसी समय इसके विपरीत भाग पर भी एक ज्वार आएगा। ये देखो, ये जो ज्वार आया है ना, ये ज्वार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आया। कैसे आया ये ज्वार, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना। देखो, जिस समय चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के किसी भाग पर जल को ऊपर उठाया तो वहां ये ज्वार आया, ये भी उच्च ज्वार है ना। उच्च ज्वार कह सकते हो, इसे प्रत्यक्ष ज्वार कह सकते हो। ऐसा ज्वार कह सकते हो, प्रत्यक्ष ज्वार या उच्च ज्वार, प्रत्यक्ष या उच्च ज्वार। इसी समय इसके विपरीत भाग में पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी क्या करती है, जल को बाहर फेंकती है ना। जल को अपने आप को संतुलन बनाए रखने के जल को ऊपर उठाती है विपरीत भाग में, किधर, जिधर चंद्रमा का ज्वार है उससे विपरीत भाग में। तो ये जो ज्वार है, ये पृथ्वी अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए ज्वार आया है और इसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं, इसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे, अप्रत्यक्ष ज्वार। और इस ज्वार को कारण क्या है, इसका कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यहां भी लिखा हुआ देखो, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका, सूर्य और चंद्रमा का। तो देखो, पृथ्वी पर दो तरह से ज्वार आते हैं, एक तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये है मुख्य, है ना। किन किन कारणों से आता है, पहला कारण तो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल को नियत तल से ऊपर उठाया तो आ गया ज्वार। दूसरा, अपकेंद्रीय बल के कारण, जिस समय सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाग में पृथ्वी के जल को ऊपर उठाता है, उसी समय पृथ्वी अपने आप को संतुलन करने के लिए उसके विपरीत भाग में जल को ऊपर उठाती है, विपरीत भाग में, अर्थात अपकेंद्रीय बल लगाती है। दो बल होते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल परिधि से केंद्र की ओर, एक लगता है अपकेंद्रीय बल केंद्र से परिधि की ओर। तो पृथ्वी यहाँ पे अपकेंद्रीय बल लगा रही केंद्र से परिधि की ओर। तो ये जो केंद्र से परिधि की ओर बल लग रहा है, इस दौरान भी यहाँ जल ऊपर उठेगा और ज्वार आएगा, जिसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहा जाएगा, ठीक है। और ये किस कारण आता है, ये दूसरा कारण हो गया पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। तो लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के मध्य संबंध। तो इस तरह से ये दोनों ज्वार आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आराम से इसी को समझना, ठीक है। पहला ज्वार का कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और यही ज्वार का प्रत्यक्ष कारण है, इसी कारण इस ज्वार को प्रत्यक्ष ज्वार कहा गया है। दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है। वापस सुनो, अब तक क्या पढ़ा, ज्वार भाटा क्या है,
पृथ्वी पर महासागरीय जल का नियत तल से ऊपर उठना ज्वार कहलाएगा और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। इनके पीछे मुख्य कारण क्या है? पहला कारण सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इस बल से यह जल ऊपर उठा, इसे प्रत्यक्ष ज्वार का। दूसरा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जिससे जैसे जिस समय यह सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा, उस भाग के विपरीत भाग में पृथ्वी अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए जल को केंद्र से बाहर की ओर, परिधि की ओर धकेलती है, तो ज्वार आता है। तो उसे अपन ने अप्रत्यक्ष ज्वार कहा। और इसका कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र से परिधि की ओर लगता है। ठीक है, तो दो तरह से ज्वार आते हैं। अब आगे की बात सुनो वापस। उथले समुद्रों तथा खाड़ियों में ज्वारीय तरंगें अधिक ऊंची आती है। उथले कम गहरों में अधिक ऊंचाई ज्यादा होती है। ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का अंतर ज्वारीय परिसर कहलाता है। ज्वार और भाटा के बीच में जो सागरीय सतह का अंतर है, जैसे मान लो 6 बजे ज्वार शुरू हुआ, 7 बजे तक उच्चतम पहुंचा, फिर 7 बजे से वापस गिरना शुरू हुआ, वापस 8:30 तक गिरा, तो ये जो समय है, उस समय को क्या बोला गया? ज्वारीय परिसर, है ना। ज्वार भाटा एक ऊर्ध्वाधर गति है, इसलिए लवणता तापमान को प्रभावित नहीं करता है। ज्वार भाटा क्या है? ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ लंबवत, अप डाउन, जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में ऐसे प्रश्नों में ये अच्छा प्रश्न बनता है। ज्वार भाटा है एक ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच में या खाड़ियों तथा ज्वार नदमुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। देखिए, ये प्रश्न अब की बार स्कूल लेक्चर में पूछा गया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच में या खाड़ियों तथा ज्वार नदमुखों से गुजरता है तो उसे ज्वारीय धारा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्वारीय धारा। ठीक है, तो ये फैक्ट है। कुछ जानकारी संबंधी ज्वार भाटा की परिभाषा, और उसके बाद में कुछ ज्वार की विशेषताएं। ठीक है, फिर देखिए आगे। प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है और एक अपकेंद्रीय बल से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन समझते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। ये मून है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लो इस समय चंद्रमा ने क्या किया? पृथ्वी पर अपना आकर्षण बल लगाया, तेज ज्वार आया। ठीक है, ये ज्वार आया, मान लेते हैं ये पृथ्वी का ये केंद्र है इस ज्वार का। इस केंद्र पर ये ज्वार आया, मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए स्थान। ठीक है, ए स्थान पे मान लो ज्वार आया सुबह, ए स्थान पे ज्वार आया मान लो सुबह 7 बजे। ठीक है, 7 बजे क्या आया? ज्वार आया। इसी समय इस विपरीत भाग में भी ज्वार आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने आप को संतुलन करने के लिए अपकेंद्रीय बल लगाएगी, तो जल बाहर निकलेगा, ये भी ज्वार आएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये जो ज्वार है वो है प्रत्यक्ष ज्वार, है ना। तो आप चंद्रमा भी सूर्य भी लगा सकते हो इधर, ये सन। ठीक है, दोनों को आकर्षण बल लगता है। इसी समय पृथ्वी ने अपने आप को संतुलन करने के लिए इधर अपकेंद्रीय बल लगाया, तो यहां भी ज्वार आया। इसे बोला जाएगा अप्रत्यक्ष ज्वार। इसे क्या बोला जाएगा? अप्रत्यक्ष ज्वार। अब देखो, किसी एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं। किसी एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब देखना, पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, 27.5 दिन में एक चक्र पूरा करता है। पृथ्वी का ये स्थान, जो ये स्थान यहां आ गया, है ना, और ये जो स्थान था वो यहां आ गया, और ये यहां आ गया। तो अब देखो, जो जिस स्थान पे ज्वार नहीं थे वो तो ज्वार वाले भाग में आ गए, और जहां ज्वार थे वो बिना ज्वार वाले भाग में आ गए। तो जहां ज्वार था वहां तो ज्वार घट जाएगा, भाटा हो जाएगा, और जहां भाटा था वहां ज्वार आके ज्वार हो जाएगा। ठीक है, तो यही रोटेशन में चलता रहता है। अब यही स्थान पृथ्वी ने वापस 24 घंटे में एक चक्कर पूरा किया, यहां आया, है ना, वापस ये स्थान यहां आया 24 घंटे में। तो 24 घंटे में पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा किया, तो उसी समय चंद्रमा वापस यहां नहीं रहेगा, तो चंद्रमा थोड़ा अपने स्थान से आगे हो गया है, तो वापस इस स्थान को चंद्रमा के सामने आने में यहाँ 52 मिनट देरी लगेगी। कितनी देरी लगेगी? 52 मिनट। तो ये स्थान पे मान लो आज 7 बजे ज्वार आया है,
तो उसी ये स्थान पे 24 घंटे के बाद यानी कल ज्वार आएगा 7:52। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये 52 मिनट देरी क्यों हुई? ये 52 मिनट देरी हुई चंद्रमा के परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी ने तो एक चक्कर पूरा कर दिया, लेकिन जो भाग पृथ्वी का यहाँ आया तब तक चंद्रमा यही थोड़ी रहेगा। चंद्रमा भी अपने स्थान पे, अपने कक्ष पे आगे सरक जाएगा। तो चंद्रमा जितना आगे सरका उसको कवर करने में पृथ्वी को अतिरिक्त समय कितना लगा? 52 मिनट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्वार ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट के अंतराल से आता है। और कितनी देरी से आता है? 52 मिनट की देरी से आता है। 52 मिनट की देरी से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख लेना। ठीक है, अब इसका इधर वाला भाग करोगे तो अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार है, इसका आधा कर लो, 12 घंटे और 26 मिनट में आएगा। और ये कितनी देरी से आएगा? 26 मिनट देरी से आएगा। ये आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। दैनिक ज्वार अर्थात पूरे पृथ्वी पर किसी स्थान पर एक बार ही ज्वार आ रहा है, दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार आएगा 24 घंटे और 52 मिनट के बाद। कितना देरी से आएगा? 52 मिनट की देरी से आएगा। जैसे मान लो आज 7 बजे आया तो कल उसी स्थान पे 7:52 बाद ज्वार आएगा। ये 52 मिनट का गैप क्यों आया, लेट क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान पर आगे चला जाता है, चंद्रमा के परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, अब ज्वार पे प्रभाव किनका पड़ रहा है? देखो, एक तो पृथ्वी का घूर्णन गति का, और चंद्रमा के परिक्रमण गति का, और सूर्य के भी, सूर्य का प्रभाव भी पड़ता है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो चंद्रमा की परिक्रमण गति का ज्वारों पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे कोई कहे कि चंद्रमा की घूर्णन गति का प्रभाव क्या पड़ता है ज्वार पे, बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपसे कहे पृथ्वी के परिक्रमण गति का ज्वार पे क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो किसका पड़ता है? पृथ्वी के घूर्णन गति का, रोटेशन का, और चंद्रमा के परिक्रमण का, रिवोल्यूशन का। चंद्रमा की परिक्रमण गति और पृथ्वी की घूर्णन गति, इनका प्रभाव पड़ रहा है। तो किसी स्थान पे 2 बार ज्वार आता है। अब ये यहाँ आया, भाटा आ गया, वापस ये यहाँ आया तो ये ज्वार आ गया, वापस ये यहाँ भाटा, वापस ये यहाँ ज्वार। ये ज्वार, ये स्थान पूरे 24 घंटे में घूम के आया, तब तक इस पे 2 ज्वार आ गए। तो 2 ज्वार आए तो इसे बोल दिए अर्धदैनिक ज्वार। और इनकी जो समय है वो कितना रहेगा? 12 घंटे और 26 मिनट बाद। और देरी कितनी रहेगी? 26 मिनट। ठीक है, अब देखो 24 घंटे और 52 मिनट में एक ज्वार आता है। इसका अगर वर्णन करोगे तो 6 घंटे और 13 मिनट बाद ज्वार, वापस 6 घंटे और 13 मिनट बाद भाटा, वापस 6 घंटे और 13 मिनट बाद ज्वार, वापस 6 घंटे और 13 मिनट बाद भाटा। ये किसी स्थान पे आने वाले 2 ज्वारों की टाइमिंग है। अब ज्वार के बाद ज्वार कितने में आया? 12 घंटे और 26 मिनट, 12 घंटे और 26 मिनट। भाटा के बाद भाटा कितने समय बाद आया? 12 घंटे और 26 मिनट। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट था। अब देखें इस पे कुछ चीजें और ऐड करेंगे अपन इसको, उससे पहले यहाँ कुछ बातें पढ़ते हैं। प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 ज्वार आता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। ये देखो, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इधर ये प्रत्यक्ष ज्वार आया। दूसरा अपकेंद्री बल के कारण, पृथ्वी का अपकेंद्री बल लगा, कौन सा ज्वार? अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, आराम से इसको समझना। फिर देखो आप महाद्वीपीय मग्न तट, अच्छा, प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर आता है अगर 2 ज्वार आ रहे हैं। अभी टाइमिंग अपन ने देखी लास्ट में। महाद्वीपीय मग्न तट विस्तृत है। महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, मैदान, गर्त, याद करो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो महाद्वीपीय मग्न तट अगर विस्तृत है, लंबे चौड़े फैले हुए हैं, वहां पे ज्वारीय उबार अधिक ऊंचाई वाले आएंगे, क्योंकि तट भी बहुत विस्तृत है तो ज्वारीय उबार भी अधिक आएगा। सागरीय जल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव को सागरीय बल्ज कहते हैं। जो सागर का जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यूं ही जल ऊपर खींचा जाता है, उसे बल्ज बोला जाता है। बल्ज, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। सौर बल्ज चंद्रमा के चंद्र बल्ज की तुलना में 86% छोटा होता है। सूर्य का बल्ज, सूर्य का जो खिंचाव है वो चंद्रमा के खिंचाव से 46% छोटा होता है। ठीक है, अभी ये क्या रामायण अभी बता दो। एक बल्ज है जेनिथ बल्ज, यह चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी की सागरीय सतह पर उत्पन्न होता है। दूसरा है नादिर, ये जेनिथ और नादिर बल्ज क्या देखो,
ये जो प्रत्यक्ष ज्वार है, ये उभार है ना, उभार, इस उभार को ही बल्ज बोला गया है। ये जो चंद्रमा के सामने था इसे नादिर, सॉरी जनित, इसे जनित उभार बोला गया, बल्ज, और ये नादिर, नादिर बल्ज, और ये हो गया जनित बल्ज। बल्ज क्या है? उभार। तो ये नादिर बल्ज कौन सा है? सूर्य चंद्रमा के सामने वाला भाग। और जनित बल्ज क्या है? ये जो पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण जो उभार हुआ ना, ये वाला, ये उभार, इसे बोलेंगे नादिर बल्ज। ठीक है, पहली बात। फिर चंद्रमा और सूर्य अभी देखो 46% कम भारत तक। कैसे? ये यहां लिख सकते हो आप, मून का सन से, या यूं लिख सकते हो, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से 2.17 गुना ज्यादा लगता है। 2.17 गुना ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि चंद्रमा नजदीक है, चंद्रमा नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी के क्या है? नजदीक है। इस बात को आप नोट कर लेना, अच्छा नोट है ये, प्रश्न पूछा भी गया है। चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होने के कारण सूर्य से 2.17 गुना ज्यादा बल, फोर्स लगाता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये जो बल्ज है, जो सूर्य चंद्रमा के सामने वाले, इस बल्ज को बोला जाता है जनित बल, और जो पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण होता है उसे बोला जाता है नादिर बल्ज। ठीक है, वापस देखें, जनित बल्ज चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का सागरीय सतह पर उत्पन्न होता है। नादिर बल्ज, जब बल्ज, ये बल्ज है ना, जब बल्ज पृथ्वी की सागरीय सतह के विपरीत, जो सागरीय सतह है जो चंद्रमा के सामने वाली, उस सतह की विपरीत दिशा वाली सागरीय सतह पर उत्पन्न होता है, अर्थात ये पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे नादिर बल्ज बोला जाता है। ये दो बल्ज ध्यान रखना, जनित और नादिर। जनित बल्ज कौन सा है? चंद्रमा के सामने वाले सागरीय सतह का उभार, और नादिर बल्ज कौन सा है? पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण होने वाला उभार। ठीक है, सागरीय सतह पर होने वाला होता है। फिर देखना, ज्वालामुखी संबंधी प्रभाव, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी कहते हैं। अगर वायु एवं वायुमंडलीय दाब के कारण जल में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? महोर्मी, है ना, सर्ज। यह ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती है। ज्वार भाटा नियमित है, पृथ्वी पर जहां पर भी जल पड़ा है उसमें ज्वार भाटा आएगा। जो मग्न तट जितना बड़ा है वहां उतना ही विशाल उभार आएगा, और छोटे छोटे भागों में जल, ज्वार भाटा स्पष्ट अपन को दिखाई नहीं देते हैं। जबकि ये अगर बात करोगे महोर्मी की, महोर्मी वायु और वायु दाब के कारण जल में गति होती है। ये महोर्मी अस्थायी होती है, इनका कोई फिक्स नहीं होता। वायु दाब लगता है तो जल में गति हो जाती है, और नहीं लगता है तो नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए आप, अब ज्वार भाटा के प्रकार, आकृति एवं अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर 5 प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं। 8 प्रकार के ज्वार भाटा के प्रकार हैं, एक एक को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, पहले वापस एक बार बता देता हूं, यहां तक क्या पढ़ा? ज्वार भाटा है क्या? सागर जल का नियत तल से अप डाउन होना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा समुद्र की और जल की ऊर्ध्वाधर गति है, लंबवत गति है, पहली बात। दूसरी बात, आता क्यों है? 2 कारण है। प्रत्यक्ष ज्वार के प्रत्यक्ष कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल। दूसरा अप्रत्यक्ष कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। ठीक है, पृथ्वी पर किसी स्थान पे एक बार में 24 घंटे में एक ज्वार भी आ सकता है, 24 घंटे में 2 ज्वार भी आ रहा है। 24 घंटे में जो एक ज्वार आता है उसे दैनिक ज्वार बोलते हैं, और 24 घंटे में किसी स्थान पे 2 ज्वार आ रहे हैं तो उसे अर्ध दैनिक ज्वार बोला जाता है। इनके समय में दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट बाद आता है, 52 मिनट की देरी से आता है। ये देरी क्यों होती है? चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। अभी देखा ना अपन ने, ये स्थान वापस अपने स्थान पर आता है घूम के, तब तक चंद्रमा है वो आगे सरक जाता है, तो वापस चंद्रमा को सामने आने के लिए इस भाग को 52 मिनट का समय लगता है। इसलिए प्रत्येक दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से आता है। ठीक है, और इसके सामने वाला भाग में आ रहा है अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार 52 की जगह 26 मिनट देरी से आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अब देख रहे हैं इनके प्रकार। सबसे पहला दैनिक ज्वार, आकृति एवं अवधि के आधार पर ये 3 प्रकार है।
और ये तो है आपके सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। पहले इनको देखते हैं, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार। दैनिक ज्वार सबसे पहला, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च ज्वार एवं एक निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार का अर्थ है जल का सबसे निम्न तल, है ना, जहां पे जल तल सबसे डाउन हो जाता है। एक उच्च ज्वार एक निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है, ध्यान रखना। दैनिक ज्वार में किसी स्थान पे 24 घंटे में एक ही ज्वार आएगा, 24 घंटे में एक ही ज्वार आएगा, और उसके ऊंचाई और गहराई अर्थात उसकी ज्वारों की ऊंचाई क्या होगी, दोनों की उच्च और निम्न की समान होगी। इसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटे को दैनिक ज्वार कहते हैं। किसी स्थान पर 24 घंटे में एक बार जल ऊपर उठा और एक बार ही जल नीचे गिरा, तो इस एक बार उस ज्वार और भाटे को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। ये 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आता है। 24 घंटे और 52 मिनट के समय से आता है और केवल 52 मिनट की देरी से आता है। ठीक है, ये ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है, अर्थात 24 घंटे और 52 मिनट बाद आता है। इसको इंपोर्टेंट नोट लगा देना। ठीक है, अब आप समझोगे तो यहां समझ लो, ये दैनिक ज्वार है। कोई ये स्थान है, यहाँ पे अभी ज्वार आया सुबह 7 बजे, तो वापस यही स्थान घूम के वापस यहाँ पे आएगा, तभी वापस इस स्थान पे ज्वार आएगा, नहीं तब तक इसके सामने वाले भाग में नहीं आता। कुछ भाग ऐसा हो सकता है पृथ्वी पे, जरूरी नहीं है पृथ्वी के इस भाग में जल है तो उसके सामने वाले भाग में भी जल हो। हालांकि अधिकांश भाग में जल है, लेकिन कुछ भाग में जल उपलब्ध नहीं है, स्थल है। ठीक है, तो 24 घंटे में किसी स्थान पे एक ज्वार आया, और ये ज्वार मान लो आज 7 बजे आया, तो कल ये 7:52 पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्थान वापस यहाँ आया, तब तक ये चंद्रमा इस स्थान से आगे सरक गया, तो चंद्रमा के सामने जाने में इसको कितना समय लगेगा, 52 मिनट। तो दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है, यहाँ लिखे हुए सारी बातें 52 मिनट देरी से आता है। दूसरा, कुल समय कितना है, 24 घंटे और 52 मिनट बाद। ओके, दूसरा अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार में ज्वार और भाटे की ऊंचाई समान होती है। अर्धदैनिक ज्वार क्या है, किसी स्थान पे दो ज्वार आना। जैसे मान लो ए स्थान पे यहां पर भी आ गया, ए सामने गया यहाँ पे, तो यहां और ज्वार आ गया। तो एक ये ज्वार आया, ये तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल से आया। यहां ज्वार आया वो पृथ्वी के अपकेंद्री बल से आया। तो इसी स्थान पे 2 बार ज्वार आ गया और 2 बार ही भाटा, तो इसे बोलेंगे अर्धदैनिक ज्वार। अर्थात इसका समय क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 12 घंटे और 26 मिनट। और ये कितने देरी से आएगा, 26 मिनट देरी से आएगा। ठीक है, ये देखें, ये हो गया दैनिक ज्वार। दूसरा देखें अर्धदैनिक ज्वार। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है। प्रत्येक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं, है ना, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। प्रत्येक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न आते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट के बाद आता है। विषुवतीय क्षेत्र में ये ज्वार ज्यादा आते हैं। ठीक है, 12 घंटे और 26 मिनट। और देरी पूछे तो आप लिख सकते हो 26 मिनट की देरी से आता है, 26 मिनट की देरी से आता है। ठीक है, पहला दैनिक ज्वार, दूसरा अर्धदैनिक ज्वार, तीसरा मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार कुछ नहीं है, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उनकी मिश्र ऊंचाई में भिन्नता होती है, बराबर नहीं होते। दैनिक ज्वार में देखा आपने, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार की ऊंचाई बराबर होती है। अर्धदैनिक ज्वार में भी बराबर होती है, पर किसी स्थान पे 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। मिश्रित ज्वार में क्या, उनकी ऊंचाइयां भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर और प्रशांत महासागर के द्वीपीय समूहों में अधिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कैसे ज्वार, मिश्रित ज्वार। फिर देखना वर्ग, दीर्घ, उच्च ज्वार। अब इनको ज्वार को देखने से पहले थोड़ा सा टाइप से पहले स्लाइड पे समझे। दीर्घ ज्वार है उपभू अपभू, उपसौर अपसौर और अपनदी। पहले लेते हैं दीर्घ और लघु ज्वार, इनको देखें आप। देखें ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के चारों चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। ये कौन हो गया, मून, है ना। और ये पूरा ओरा किसके चारों चक्कर लगा रहा है, सन के। जिस समय मैंने आपको बताया था ये चक्कर लगाते लगाते इधर भी आएगा, है ना। तो ये तीनों जब एक सीध में होते हैं, उस स्थिति को सीजीगी कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है सीजीगी। सीजीगी, इसके 2 टाइप है। एक सीजीगी होती है युति को, दूसरी सीजीगी होती है व्युति। एक सीजी युति कहलाती है, दूसरी व्युति। देखो युति कब होती है,
ये होती है अमावस्या को। विभूति कब होती है? पूर्णिमा को। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है, फिर भी वापस समझ लो। युति में क्या दशा बनती, देखो युति में दशा बनती है इधर अर्थ, इधर अरे अर्थ, अर्थ मून और सन, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये स्थिति कब बनती है? अमावस्या को। इसे क्या बोला जाएगा? युति। दूसरी बात, वियुति में क्या है? युति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये कब बनेगी? पूर्णिमा को। और इसे क्या बोला जाएगा? वियुति। जब भी ये तीनों एक सीध में होंगे उस समय सीजीगी कहलाएगी, और सीजीगी को हमेशा दीर्घ ज्वार आएंगे। ध्यान से सुनना, सीजीगी में कैसे ज्वार आएगा? दीर्घ ज्वार, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा को हमेशा दीर्घ ज्वार आएंगे, ये आप मान के चलें। क्योंकि इस स्थिति में तीनों एक सीध में होते हैं। जब तीनों एक सीध में होते हैं तब इनका आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। सामान्य ज्वार से 20% ज्वार उच्च आते हैं, 20% उच्च ज्वार आएंगे सामान्य से। किस स्थिति में? सीजीगी की स्थिति में। और ये दो दशाएं बनती है, एक युति दूसरी वियुति, एक पूर्णिमा को दूसरी अमावस्या को। ठीक है, इस स्थिति को ध्यान से समझना। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय पूर्णिमा को ये स्थिति बनती है, तब भी दीर्घ ज्वार आएगा। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब भी ये स्थिति बनेगी, उस समय भी दीर्घ ज्वार आएगा। पहली बात। दूसरी बात, लघु ज्वार कब आएगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में समकोण बनेगा। देखो यहाँ चंद्रमा आ गया, मान लो वापस चंद्रमा यहाँ आ गया, तो अब देखो ये समकोण बन रहा है। ये एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। अब ये क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। देखो ये बन रहा है ना। तो ये जब समकोण की दशा आएगी तब क्या होगा? तब लघु ज्वार आएगा। यहां लिख रहा हूं मैं, समकोण की दशा में, समकोण किसका? चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण बनेगा तब लघु ज्वार आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो चंद्रमा तो जल को इधर खींचेगा और सूर्य जल को इधर खींचेगा। तो पहले तो क्या था? सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साइड में खींच रहे थे, इधर था चंद्रमा, तब भी चंद्रमा इधर खींच रहा है, अब केंद्रीय बल इधर लग रहा है, सूर्य भी खींच रहा है, तीनों एक सीध में थे। तब तो जल को बहुत अधिक ऊंचाई पे खींच रहे थे, तब तो आता था दीर्घ ज्वार। अब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की समकोण स्थिति बन गई, तो अब ज्वार कैसा आएगा? लघु ज्वार। ठीक है, तो पहला ज्वार का टाइप आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पहला ये देखें आप, दीर्घ या दीर्घ ज्वार हो गया, दीर्घ या लघु। जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाए तो ज्वारीय उबार अधिकतम होता है। इसे वृद्ध या दीर्घ या उच्च ज्वार कहते हैं। ये महीने में 2 बार आता है, पूर्णिमा एवं अमावस्या को, युति और वियुति को। अभी पूरा मैंने आपको समझाया। फिर देखना, इन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को युति या वियुति या सीजीगी कहते हैं। युति, वियुति या सीजीगी कहते हैं। ठीक है, ये देखो अपन ने देखा यहां पे, ये युति, वियुति और सीजीगी, ये युति, वियुति और सीजीगी। मात्राएं थोड़ी सी, ये सीजीगी। ओके, अब देखो आप, पहला युति, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक और होते हैं उस दशा को युति कहते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण होता है। यह अमावस्या दिन स्थिति बनती है। देखो स्थिति क्या होती है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये दशा क्या कहलाती है? युति। कब बनेगी? अमावस्या को। और सूर्य ग्रहण होगा। इस दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ओके, ठीक है। दूसरा वियुति, ये हालांकि पहले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे इंपोर्टेंट यहां पर है इसलिए यहां और पढ़ लेते हैं। वियुति, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है उस दशा को वियुति कहते हैं। यह पूर्णमासी अर्थात फुल मून के दिन होती है। इस दिन चंद्र ग्रहण होता है। कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। ये स्थिति क्या कहलाएगी? युति, वियुति।
और ये कब बनेगी? ये बनेगी आपके पूर्णिमा को। देखो यहाँ पे अपन ने यही पढ़ा है, ये जब बीच में चंद्रमा आ जाए तो युति अमावस्या को होगी और सूर्य ग्रहण होगा। इस दिन क्या होगा? सूर्य ग्रहण। जब स्थिति बीच में पृथ्वी आ जाए पूर्णिमा को ये स्थिति बनेगी, वियुति कहलाएगी। इस समय चंद्र ग्रहण होगा। और मैंने बताया एक वर्ष में 4 चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण, दोनों मिलके अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। 4 तो सूर्य ग्रहण, 3 है वो चंद्र ग्रहण। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, युति और वियुति, दीर्घ ज्वार, उच्च ज्वार, ठीक है। फिर निम्न या लघु ज्वार। जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी के संदर्भ में समकोण पर आ जाए तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसमें ज्वार सामान्यतः कम उबार आता है। इसे निम्न ज्वार कहते हैं। ये देखो भाई, इसे क्या बोला जाएगा? निम्न ज्वार। ये स्थिति समकोण की स्थिति है ना। पृथ्वी केंद्र में आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में समकोण की स्थिति बने, तब कैसा होगा? समकोण की स्थिति में लघु ज्वार आएगा या छोटा ज्वार? निम्न ज्वार, निम्न ज्वार या लघु ज्वार, है ना। निपटाइस। अब नेक्स्ट देखो आप, ये ज्वार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट बात आ गई, ये ज्वार, अब देखो यहाँ पे चंद्रमा है, ये चंद्रमा था यहाँ पे ना, चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर लगभग 29.5 दिन में एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा 27.5 दिन में, और पृथ्वी के आधार पे देखें तो अपन सूर्य के आधार पे निकाले तो 29.5 दिन। तो 29 दिन में ये पूरा चक्र करता है एक चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। तो यहाँ से आने में 7.5 दिन और इधर आने में 15 दिन, ये एक ब्लॉक 15 दिन का हुआ। तो 7 सप्तमी या अष्टमी को ये समकोण की स्थिति बनेगी। फिर यहाँ आते ही सप्तमी या अष्टमी को समकोण की स्थिति बनेगी। तो ऐसा माना जाता है कि अष्टमी ले लेते हैं, अष्टमी, ये जो समकोण की दशा बनेगी कब बनेगी? अष्टमी को। ये लघु जो निम्न ज्वार आएगा वो कब आएगा? अष्टमी को। ये अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को अष्टमी मानते हैं अधिकम, तो अष्टमी को ये ज्वार आएगा वापस, ठीक है। तो सप्तमी या अष्टमी को ये ज्वार आएगा। ये ज्वार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कोई भी पक्ष हो, 2 ही पक्ष होते हैं, उसके अष्टमी को आएगा, ठीक है। वृद्ध ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है। वृद्ध ज्वार या निम्न ज्वार, ये आप स्पष्ट देख सकते हो यहाँ पर भी। ये देखो, ये यहाँ पे दीर्घ ज्वार आया था, वापस निम्न ज्वार, यहाँ पे वापस यहाँ पे दीर्घ ज्वार। तो इनके बीच में वृद्ध ज्वार, दीर्घ ज्वार, वापस वृद्ध ज्वार इधर सामने वाले भाग में। तो वृद्ध और दीर्घ के बीच में 7 दिन का गैप आ गया। कितने दिन का? 7 दिन का। आपसे पूछे दीर्घ और दीर्घ के बीच में, तो 4 दूनी 14 दिन, है ना। दीर्घ और दीर्घ के बीच में दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार और उच्च ज्वार के बीच में 14 दिन। आपसे पूछे निम्न और दीर्घ ज्वार के बीच में 7 दिन। आपसे पूछे निम्न और निम्न ज्वार के बीच में 14 दिन। ये गणना थोड़ी ध्यान रखना, है ना। दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन, दीर्घ ज्वार से दीर्घ ज्वार के बीच में 14 दिन, दीर्घ ज्वार निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन, निम्न ज्वार निम्न ज्वार के बीच में 14 दिन, ठीक है। सात दिनों का अंतर होता है। इस ज्वारों में ज्वारीय परिसर कम होता है। नोट करके लिखना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोचिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? नवा स्कोचिया या कनाडा की फंडी की खाड़ी में। इसको इंपोर्टेंट नोट लगा के लिखना। यहाँ ज्वार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर होती है। यहाँ पर 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार, 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, ठीक है। तो एक साइड में खाड़ी है और एक साइड में सागर है, इस कारण यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फिर उपभू और अपभू, ये ज्वार कैसे हैं देखो। अपन ने पढ़ा था उपसौर और अपसौर। उप का अर्थ है निकट, पास बैठना, उप का अर्थ है नजदीक। उपभू में क्या होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी रहती है, ठीक है। और अपभू में क्या? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी रहती है। ये दूरियों के दौरान भी जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी रहेगी तो चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगेगा, तो वहां उच्च ज्वार आएगा।
और जब अपभू चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होगी तो चंद्रमा का आकर्षण बल कम लगेगा, तो वहां पे निम्न ज्वार आएगा। अपभू ज्वार पेरिजियन है ना, महीने में एक बार जब चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के निकटतम होती है, इस समय उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है, इसे भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं। जल तल बहुत उच्च होता है, भूमि गहराई में रहती है, इसे भूमि नीच ज्वार भी बोला जाता है। कब? उपभू ज्वार जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, चंद्रमा का बल अधिक लगता है तो जल अधिक ऊंचाई पे जाता है, उच्च ज्वार आता है, पृथ्वी नीचे रह जाती है तो भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा अपभू, जब चंद्रमा एवं पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तब क्या होगा? इस समय सामान्य ज्वार से 20% ज्वार छोटा आता है। इसमें भूमि उच्च रहती है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी अधिक रहती है तो जल अधिक ऊपर उठता नहीं है, तो भूमि ऊपर रहेगी। तो अपभू ज्वार या भूमि उच्च ज्वार, उपभू ज्वार, भूमि नीच ज्वार। ठीक है, शब्दों के साथ इसका अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। अपभू और उपभू क्या है? न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के साथ। फिर देखो उपसौर और अपसौर। उपसौर वही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी है ना, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी। और अपसौर और उपसौर क्या है? 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी उपसौर, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी अपसौर। उपसौर पृथ्वी और सूर्य के निकटतम होने की अवस्था उपसौर या सूर्य नीच ज्वार अवस्था कहलाती है। सूर्य, ये सूर्य है ना, सूर्य नीच अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में सामान्य रूप से ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं तथा 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 ज्वारों का क्रम अधिक होता है। यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है, क्योंकि उपसौर कब बनता है? 3 जनवरी को। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, उच्च ज्वार एवं नीच ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं, इब कहते हैं। नोट इंपोर्टेंट, स्टार लगा के लिख रहा हूं। जब जल गिरता है तो उसे भाटा कहलाता है। मैंने पहले ही बताया, पहली शुरुआत यहीं से की थी अपन ने। जल ऊपर उड़ता है तो ज्वार और नीचे गिरता है तो भाटा। तथा जब ज्वार ऊपर उठता है तो बहाव या बाढ़ कहते हैं। जब ज्वार ऊपर उठता है, जब ज्वार आता है उस समय बहाव या बाढ़ कहते हैं जल की। ठीक है। अपसौर पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, ये कब होती है? 4 जुलाई को। इस समय सूर्य उच्च ज्वार, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर या सूर्य उच्च ज्वार कहते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से कम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। देखो अपसौर कब आता है? ये लिख पड़ा 4 जुलाई। उपसौर कब आता है? ये लिख पड़ा 3 जनवरी, है ना। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद रखो। अपसौर में 4, इधर भी 4 है पर इधर 3 नहीं है, इधर 3 है। इसका मतलब 3 जनवरी ये है और 4 जुलाई ये। 3 जनवरी को उपसौर, उपसौर में उच्च ज्वार, और 4 जुलाई को अपसौर, अपसौर में निम्न ज्वार। अपसौर क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी। उपसौर क्या है? पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो ये ज्वार के टाइप हो गए, अपसौर और उपसौर के ज्वार। अब लास्ट टॉपिक रह रहा है आपका ज्वार भाटा के लाभ। ज्वार भाटा मानव के लिए कुछ लाभदायक भी है। ठीक है, तो यह नौ चालकों एवं मछुआरों को उनकी कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है, योजनाओं में मदद करता है। देखें, मान लो किसी समय, मान लो सवेरे सवेरे किसी स्थान पे ज्वार आ रखा है, किसी तट पे, है ना। ये कोई तट है, ये तट है, और मान लो ये जल ऊपर उठा हुआ है। तो अब मछुआरे क्या करेंगे? तुरंत अपनी नाव के द्वारा इस जल में चले जाएंगे। भाटा आएगा तो जल नीचे जाएगा, तो ये गहराई तक आराम से चले जाते हैं, सागरों के बीच के भाग तक, है ना। आसानी से जितना भी काम किया, वापस ज्वार आएगा, जल तल वापस ऊपर उठेगा, तो ये वापस तट पे आ जाते हैं और अपन वापस स्थल पे आ जाते हैं। तो मछुआरे क्या करते हैं? जो पानी जब अप डाउन करता है तब महासागरों में जाके वापस आ जाते हैं। उसके सहारे ऊपर उठता है तो आसानी से वो सागर के अंदर चले जाते हैं अपने नावों से। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है। ज्वार भाटा क्या करते हैं? सागरों के तटों पर जितना भी कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उसको सागर में ले जाती थी, अर्थात तट को डिसिल्टेशन करती है। मृदा, लवण जितने भी होते हैं तट के पास में,
उन सभी लवणों को सागर के अंदर ले जाती है। कौन? ज्वार भाटा। फिर ज्वारनद मुख से प्रशोधित जल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति में भी किया जाता है, जैसे कनाडा, फ्रांस, रूस, चीन आदि देशों में विद्युत शक्ति उत्पादन करने में भी किया जा रहा है ना। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। भारत में भी 3 मेगावाट का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के दुर्गावानी में लगाया गया है। भारत में भी एक 3 मेगावाट का संयंत्र पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन का डेल्टा है, वो सुंदरवन के डेल्टा में पश्चिम बंगाल में दुर्गावानी में लगाया गया है। ठीक है, तो ये ज्वार के कुछ लाभ थे। आज की क्लास छोटी थी, बहुत अच्छी है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगी। है क्या ज्वार भाटा? क्या है ज्वार? जल का नियत तल से ऊपर उठना ज्वार और वापस गिरना भाटा कहलाएगा। ठीक है, फिर ज्वार भाटा का समय प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। इसके मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो है प्रत्यक्ष कारण, इनसे आने वाले ज्वार भी प्रत्यक्ष ज्वार कहलाएंगे। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल दूसरा कारण, ये अप्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, फिर अपन ने देखा इस वे में प्रत्यक्ष ज्वार आते हैं चंद्रमा और सूर्य के सामने वाले भाग में। इसी समय पृथ्वी अपने आप को संतुलन करने के लिए विपरीत भाग में अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, जो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से आता है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से आता है। फिर अपन ने देखा प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 ज्वार भी आ सकते हैं, 1 ज्वार भी आ सकता है ना। फिर बल्ज की स्थिति बनती है, एक जनित बल्ज बनता है चंद्रमा के सामने वाले भाग में, एक पृथ्वी के पीछे वाले भाग, जहां पृथ्वी के बल से जो उत्पन्न होता है वो बल्ज कहलाता है नादिर बल्ज। ठीक है, 2 बल्ज याद रखना, बल्ज का अर्थ है उभार, एक तो जनित उभार, एक नादिर उभार। ठीक है, फिर अपन ने देखा ये इस वे में किसी स्थान पर 24 घंटे में 1 बार ज्वार आया तो वो दैनिक ज्वार, किसी स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आया तो वो अर्धदैनिक ज्वार, और ज्वारों की ऊंचाई में भिन्नता है तो मिश्रित ज्वार। ठीक है, दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट से आता है, 52 मिनट की देरी से आता है। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट से आता है, 26 मिनट की देरी से आता है। ज्वार भाटा 6 घंटे और 13 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, 24 घंटे और 52 मिनट में एक ज्वार आता है। फिर आप देखोगे यहाँ एक इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई, ध्यान देना, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से 2.17 गुना अधिक लगता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के मुकाबले पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। फिर आप देखोगे इनके प्रकार, दैनिक ज्वार 24 घंटे में 1 ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार 24 घंटे में 2 ज्वार, मिश्रित ज्वार, ज्वारों की ऊंचाई में भिन्नता, दीर्घ और लघु ज्वार सीजीकी की स्थिति में तीनों एक शीत में है तो दीर्घ ज्वार, तीनों समकोण की दशा में तो लघु ज्वार, सप्तमी या अष्टमी को आएगा लघु ज्वार। ठीक है, उपभू और अपभू, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी है तो उपभू उच्च ज्वार, और अधिकतम दूरी है तो अपभू निम्न ज्वार। उपसौर और अपसौर, 3 जनवरी को उपसौर उच्च ज्वार और 4 जुलाई को अपसौर निम्न ज्वार। फिर अयनवर्तीय ज्वार, ये विषुवत रेखा के आसपास वाला ज्वार है। अयनवर्तीय, भूमध्य रेखीय और अयनवर्तीय, ये 2 ज्वार रह गए। देखो होता क्या है कि इसको भी बाकी रह रही है ना, यहां बता देता हूं मैं। ये मान लो पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, और ये कर्क और मकर है, अयनवर्तीय और भूमध्य रेखीय ज्वार। ये देखना होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अप डाउन करते हैं, है ना। तो अप डाउन के दौरान ये जहां पर भी होंगे वहां पर ज्वार आएगा। ये मान लो अयन रेखीय भागों में, ये आपके कर्क और मकर के सामने यहाँ ज्वार आएगा, है ना, तो इन्हें अयन रेखीय ज्वार कहेंगे। जब ये 0 डिग्री के सामने होंगे तो यहाँ ज्वार आएगा, इसे विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय ज्वार कहेंगे। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। फिर ज्वार के प्रकार देख लिया अपन ने, उसके बाद में अपन ने देखा, लास्ट में देखा अपन ने ज्वार भाटा के लाभ। इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके समझ में आएगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्लास को लाइक कर देना, और नेक्स्ट क्लास रहेगी महासागरीय धाराएं, बहुत जबरदस्त क्लास है। इससे भी इंपोर्टेंट क्लास रहेगी वो। मैप के ऊपर देखेंगे धाराओं को किस वे में पढ़ते हैं अपन, धाराओं को अच्छे वे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले की क्लासें की है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।